फंड्स की हम बात कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स में हमने देखा था कि बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट डेट फंड होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं और हाइब्रिड फंड होते हैं। हाइब्रिड फंड ऐसे होते हैं जिसमें डेट और इक्विटी दोनों का कॉम्बो रहता है, मतलब हम जो हमारे डेट फंड होते हैं उनको बाद में इक्विटी में चेंज करा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेस पे पैसिव पैसिव मतलब जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमने कर दी, एक्टिव जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। और बेस्ड ऑन जियोग्राफी के बेस पे अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक और ऑफशोर स्कीम्स होती हैं। डोमेस्टिक जो अपने ही देश की सीमाओं के भीतर हम करते हैं, और ऑफशोर आपको पता ही है कि हम फॉरेन में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। मोड्स इन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट के जो मोड्स हैं तो लम सम इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और शिप, ये जिसमें हम सिस्टमेटिक वे से 6 महीने के लिए या 1 साल के बाद या 3 साल के बाद 5 साल के बाद इस तरह से जो है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड में मेन डिफरेंस आप इसमें देख लेना, मैं इसमें बता देती हूँ आपको। ओपन एंडेड फंड्स जो होते हैं इनको अगर हम बात कर सकते हैं कि ये स्कीम्स होती हैं टू ऑफर न्यू यूनिट्स, इन्वेस्टर्स को न्यू यूनिट्स कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ऑफर करने के लिए जो स्कीम दी जाती है उसको ओपन एंडेड फंड कहा जाता है। और क्लोज्ड एंडेड जो हमारे पास फंड होते हैं बेसिकली ये वो म्यूचुअल फंड होते हैं विच आर ऑफर्ड न्यू यूनिट्स टू इन्वेस्टर फॉर अ लिमिटेड पीरियड ओनली। मतलब जो ओपन एंडेड है ना वो कॉन्टिन्यूस वे में है, और जो क्लोज एंडेड है वो सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए दिए जाते हैं। सो म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर का हमने डिस्कस भी किया था कि फंड में एक स्पॉन्सर होता है, एक ट्रस्टी होता है और एक एएमसी होता है। तो बेसिकली जो एएमसी है उसको जो है डिपॉजिटरी एजेंट और जो कस्टोडियन होते हैं उनके थ्रू वो एएमसी को मैनेज करते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रक्चर को जो है वो यहाँ पे देखते हैं। लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स ये हमने डिस्कस भी कर लिया था कि 1882 का जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है उसके तहत जो है इनको बेसिकली हम लेते हैं। इसमें एक स्पॉन्सर होता है, स्पॉन्सर बेसिकली प्रमोटर ऑफ द कंपनी होता है, एक ट्रस्टी होता है। अ म्यूचुअल फंड इन इंडिया नीड्स टू बी कस्टोडी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। तो एक ट्रस्टी की हेल्प से जो है हम म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे डील करते हैं, और जो ट्रस्टी होता है वो अप्रूव करता है जो हमारी कंपनी होती है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, उसकी सारी स्कीम्स को, रिक्वेस्ट, उसकी इन्फॉर्मेशन सब कुछ को ये देखता है। और टोटल एक तरह से हम बोल सकते हैं कि असेट्स जो मैनेजमेंट कंपनी होती है उसकी टोटल जो भी स्कीम्स होती हैं उनको केयर करता है यहाँ पे। और कस्टोडियन की अब हम बात करें अगर, तो म्यूचुअल फंड्स में जो असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को जो है वो बाई करती है, शेयर्स में, बॉन्ड में, गोल्ड में। तो डिफरेंट स्कीम्स के तहत इन्हीं स्कीम्स को जो है हम एक ट्रस्ट के अंडर लाते हैं, और ये ट्रस्ट जो है बेसिकली इसकी अगर हम बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन सिक्योरिटीज़ को ऑन द कस्टोडियन रखना, टू कलेक्ट करना, एंड अकाउंट में जो डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, उसको प्रॉपर वे से जो है चैनलाइज करना। तो ये कस्टोडियन का काम होता है। उसके बाद आरटीए फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट बेसिकली ये क्या करते हैं कि ये वो एजेंट होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा, और इनको कंपनसेशन ये पे करते हैं इनकी सर्विसेज के लिए। इनकी सर्विसेज क्या रहती है, बेसिकली ये रिसीव करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को इन्वेस्टर से जो प्राप्त होते हैं, और उनकी प्रोसेसिंग को देखते हैं, और जो भी इशू सर्टिफिकेट इशू करना है, कुछ रिफंड करना है, वो सारी चीज़ें ये देखते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो एवरी म्यूचुअल फंड जो है वो सेबी के साथ जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और जब भी हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो एप्लीकेशन टू बी मेड बाय द स्पॉन्सर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है एक, उस फॉर्मेट में जो है, और इसकी फ़ीस रहती है एप्लीकेशन फ़ीस 25,000 की। और एवरी म्यूचुअल फंड्स जो है वो बेसिकली उसमें शेल पे 25 लाख टुवार्ड्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस एंड 2.5 लाख पर एनम एज सर्विस फ़ी। तो इसमें जो है हम बात करें तो जो स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड है उसमें बेसिकली हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं ये हमने डिस्कस भी किया था, स्पॉन्सर होता है और हमारे ट्रस्टी होते हैं। स्पॉन्सर्स म्यूचुअल फंड्स जो हैं असेट्स मैनेजमेंट कंपनी के जो है वो कस्टोडियन के द्वारा जो है एज ट्रस्टी हैंडल किए जाते हैं। इसमें जो है असेट्स मैनेजमेंट कंपनी में हमारे फंड का जो अकाउंट्स होता है, जो बैंकर्स होते हैं, जो एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंसी होती है उसको देखा जाता है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि म्यूचुअल फंड हमारा एसबीआई का है, तो उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसका
ट्रस्टी कौन सा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। और एएमसी तो इसकी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और इसकी कस्टोडियन कौन है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एसबीआई एसजी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से जो है एक एसबीआई के जो फंड्स हैं उनकी यहाँ पे बात एक्सप्लेन की हुई है। उसके बाद आता है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो है ये इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मच लाइक स्टॉक्स। स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, उन म्यूचुअल फंड्स को हम जो है वो ट्रेडेड म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। तो इसमें जो है आप ETF फुल फॉर्म इसकी याद रखेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो बेसिकली अगर म्यूचुअल फंड्स प्लान की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रोथ प्लान आता है। ग्रोथ प्लान म्यूचुअल फंड्स का जो है ये इट डज़ नॉट ऑफर एनी पे आउट, बट ये जो है प्रॉफिट को जो है वो फ्लो बैक करने में जो है वो ज़्यादा बिलीव करती है स्कीम, कॉन्टिन्यूस बेस पे वेल्थ को बनाना, क्रिएट करना। और इसमें डिविडेंड पे आउट प्लान रहता है जिसमें बेसिकली फंड जो है वो डिक्लेयर करता है डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से। और ये जो है इसमें अगर हम बात करें जो हमारी नेट असेट वैल्यू होती है डिविडेंड प्लान की वो रिड्यूस होती है एक्सटेंड द डिविडेंड पेड, क्योंकि डिविडेंड की पेमेंट जो है इसमें ज़्यादा रहती है उसकी वजह से। एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान की अगर हम बात करें तो in dividend plan the dividend are paid out in cash to the यूनिट होल्डर। हाउएवर कई बार जो हमारे डिविडेंड होते हैं वो अपने पैसे को कैश ना लेकर उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान कहेंगे जब जो पर्टिकुलर जिसको डिविडेंड मिलना है वो बोलता है कि आप मेरे डिविडेंड को मुझे पे ना करके उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो ग्रोथ ऑप्शन में क्या होता है कि गेन मेड इन पोर्टफोलियो आर रिटेन्ड इन रिफ्लेक्टेड इन नेट असेट वैल्यू। हमें जो गेन होता है उसको, जो हमें गेन रियलाइज होना है उसको हम वहीं पे रख देते हैं कि आप इसको आगे आगे इन्वेस्ट करते रहिए। और डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में क्या होता है कि हमें जो बेसिकली डिक्लेयर होता है जो हमें प्रॉफिट से जो डिविडेंड का हिस्सा प्राप्त होना है तो उस हिस्से को जो है हम यहाँ पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट, फ्रीक्वेंसी वेरीज एंड डिपॉजिट अपॉन डिस्ट्रीब्यूट सरप्लस, इसमें जो हमारी नेट एसेट वैल्यू है वो फॉल हो जाती है क्योंकि इसमें जो डिविडेंड है उसको हमने पे आउट कर दिया होता है। जैसे पे आउट मतलब जिसको भुगतान ड्यू है उसको पेमेंट कर देना। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या होता है कि जो हमारा बेसिकली डिविडेंड बनता है उसके लिए हम स्कीम ले लेते हैं कि जो हमारा डिविडेंड आएगा उसको इस पर्टिकुलर प्लान में आप री इन्वेस्ट कर देना। सो इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। शिप क्या होता है, इसमें जो है बेसिकली हम एक ऑप्शन जो है वो चूज़ करते हैं जिसमें फिक्स्ड अमाउंट जो है म्यूचुअल फंड्स में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे हम जो है पुट करते रहते हैं, जैसे 6 महीने के बाद, 1 साल है ना, 5 साल, 3 साल। एक होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP। इसमें जो इन्वेस्टर होता है वो विड्रॉ करता है कुछ पैसे का अमाउंट फ्रॉम हिज और हर फंड्स और एक प्री डिटरमाइंड इंटरवल पर एक स्पेसिफिक टाइम गैप बताया होता है कि 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद जो है इतना स्वैप किया जाएगा। स्विच इन म्यूचुअल फंड स्कीम, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर जो हैं उनके पास एक ऑप्शन होती है कि वो स्विच कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड स्कीम से। तो इसको जो है जब जिस तरह के फंड्स में ये स्कीम दी जाती है उसको हम इस स्कीम को स्विच इन म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं। तो उनको ऑप्शन है कि वो बेसिकली जो है फ्रॉम वन म्यूचुअल फंड टू अनदर म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट ही हटा ली, बट कैसे है कि एक स्कीम है म्यूचुअल फंड्स की, अब हमें कोई दूसरी स्कीम आ गई, हमें लगा कि वो स्कीम ज़्यादा अच्छी है तो हम पहली वाली स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स में जैसे जो कंपनी होती हैं वो एक अमाउंट को इन्वेस्टर से कलेक्ट करती हैं और उनको जो है एक स्कीम के तहत वो ज्वाइन करवाती हैं और इसके लिए वो जनरली फ़ी जो है वो कलेक्ट करती हैं। तो आपने ये याद रखना है, लोड LOAD। तो ये क्या होता है, फ़ी जो जनरली जो है वो म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट के लिए एज कॉस्ट चार्ज की जाती है। एंट्री लोड और एग्जिट लोड, तो आप समझ गए, जब हम एंटर करते हैं तो उसके लिए एंट्री लोड और जब हम इन्वेस्टमेंट स्कीम से लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको एग्जिट लोड कहा जाएगा, LOAD। आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस।
तो मतलब एनुअल बेसिस पे जो एक्सपेंसेस हमें रिकर करने पड़ते हैं, जैसे मैनेजमेंट को फीस देनी पड़ती है म्यूचुअल फंड्स को जब हम मैनेज करवा रहे हैं ना, तो मार्केटिंग और सेलिंग के एक्सपेंसेस हमें रेगुलर बेसिस पे एनुअली पे करने पड़ रहे हैं, या कस्टोडियन को या रजिस्ट्रार को या ट्रांसफ़र एजेंट को जो है फंड की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस जो है वो रेगुलर बेसिस पे एनुअली देनी पड़ रही है, तो उसको एनुअल रिकरिंग एक्सपेंसेस कहा जाएगा। मर्चेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ऐसा बैंक जो कि एक कॉम्बिनेशन है बैंकिंग और कंसल्टेंसी सर्विस, ऐसा बैंक जो व्यापारिक हमें सेवा प्रदान कर रहा है, मतलब बैंकिंग सर्विसेज भी दे रहा है और साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहा है। एक क्लाइंट को जो है जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उसको भी प्रोवाइड करवा रहा है बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ। तो मर्चेंट बैंकिंग में बैंकिंग सर्विसेज प्लस कंसल्टेंसी सर्विस दोनों दी जाती हैं। कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है, इट प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी टू इट्स क्लाइंट्स टू फॉर फाइनेंशियल मार्केटिंग और मैनेजरियल एंड लीगल मैटर। तो जो भी मैटर्स होते हैं उनसे संबंधित जो है एक तरह से गाइडेंस यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो जो मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है वो इंडिया में जो है 1967 में नेशनल जो हमारा ग्रिंडलेस था या बैंक फॉलोड बाय सिटी बैंक इन 1970, और स्टेट बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1972। आईसीआईसीआई की बात करें तो डिवीज़न इन मर्चेंट बैंकिंग में डिवीज़न जो है वो 1973 में जो है वो लॉन्च कर दी थी। उसके बाद नंबर ऑफ जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं लाइक कैनरा बैंक है, पीएनबी है, इन्होंने भी ये चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। तो सेबी जो है सेबी ने मर्चेंट बैंकर की रेगुलेशन के लिए जो है 1992 में एक रेगुलेशन एक्ट पास किया है, जो बेसिकली बताता है कि कौन पर्सन जो है वो इस तरह के इशू मैनेजमेंट में डील कर सकता है, बाइंग एंड सेलिंग से संबंधित क्राइटेरिया हो गया, और कौन इस तरह की एक्टिविटीज़ को जो है वो फंड नहीं कर सकता। मर्चेंट बैंकर कौन कर सकता है, सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मर्चेंट बैंकर जो है ओनली एनी पर्सन हु इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ इशू मैनेजमेंट आइदर बाय मेकिंग अरेंजमेंट रिगार्डिंग बाइंग एंड सेलिंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटीज और acting as a manager, consultant or rendering corporate advisory service in relation to such issue मैनेजमेंट। सो बेसिकली मर्चेंट बैंकर जो है एक वही पर्सन हो सकता है जो कि सिक्योरिटी से संबंधित जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जो है वो ऑथोराइज्ड है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक और उनके जो सब्सिडरी बैंक हैं, फॉरेन बैंक्स हो गए, बैंकिंग एक्टिविटीज़ में जो एंगेज है ना बेसिकली वही इन एक्टिविटीज़ को कर सकता है। उसके बाद हम टॉप मर्चेंट जो बैंक्स हैं इन द वर्ल्ड उनकी बात करें तो अमेरिका जो हमारा मैरिल लिंच है, और इसके बाद जो है सेकंड पे सिटी ग्रुप है। सिटी ग्रुप की बहुत से ब्रांचेस इंडिया में भी हैं। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर्स की बात करें तो ये हमारा रूल्स 1992 में आता है। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी रूल्स 1992, और कोई भी पर्सन जो है एनी नो पर्सन शैल कैरी on any activity as a merchant banker unless he holds a certificate guaranteed by SEBI। कोई भी पर्सन एक्टिविटीज़ को जो है मर्चेंट बैंकिंग से संबंधित एक्टिविटी नहीं करेगा जब तक कि उसको सेबी से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और इसकी सर्विसेज के लिए जो है ऑन पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फीस, जो जब हम सर्टिफाई होना चाहते हैं तो हमें एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है। और उसके बाद जो एप्लीकेशन है उसमें हमें जो है अपनी कैपिटल एडुकेसी की रिक्वायरमेंट भी देनी पड़ती है। कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट का मतलब है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है शुड नॉट बी लेस देन द नेट वर्थ ऑफ एप्लीकेंट एंड मिनिमम शेल बी, जैसे हम बोल सकते हैं ना कि ये 5 करोड़ की कैटेगरी या एक मर्चेंट बैंकिंग के लिए होनी चाहिए। तो मतलब इसमें इतना पैसा तो कहाँ होगा, उनके पास ही होगा जो बैंक हैं ऑलरेडी। तो कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट बैंकर इसमें जो है हमारे पास 4 कैटेगरी आती हैं। पहली कैटेगरी जो कि to carry on the activity of issue management act as advisor। सेकेंड कैटेगरी जो है to act as advisor consultant और पोर्टफोलियो मैनेजर। थर्ड कैटेगरी में जो अंडरराइटर आते हैं, और फोर्थ कैटेगरीज में एडवाइज़र और कंसल्टेंट के तौर पे अगर हमने काम करना हो जिसमें नेटवर्थ हमारी नील रहती है। और अगर हमने अंडरराइटर, एडवाइज़र और कंसल्टेंट तीनों करना है तो इसमें नेटवर्थ 20 लाख चाहिए। और अगर हमने जो है एडवाइज़र, कंसल्टेंट के साथ साथ मैनेजर और पोर्टफोलियो मैनेजर का भी काम करना है तो 50 लाख नेटवर्थ चाहिए। और अगर हमने ओवरऑल सब कुछ ही देखना है तो 5 करोड़ के हमें जो है नेटवर्थ चाहिए।
मर्चेंट बैंकर की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो बेसिकली ये हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जो भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं जिनको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, उससे संबंधित एक्टिविटीज़ को जो है टेक केयर करता है, इशू करता है मैनेजमेंट को। और क्रेडिट जो हमारा सिंडिकेशन होता है उसको देखता है, प्रोजेक्ट के प्रति काउंसलिंग भी देता है ताकि लोग जो है इन्वेस्ट कर लें। पोर्टफोलियो जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी डील करता है, और वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के मैटर को भी हैंडल करता है। साथ ही साथ जो बिल्स की डिस्काउंटेड होती है और जो हमने क्रेडिट को एक्सेप्ट करना होता है, मर्जर एक्विजिशन से संबंधित मामलों को भी ये देखता है। लीजिंग और फाइनेंस हो गया, कोई सर्विस हमने इशू करनी है, स्पेशलाइज्ड सर्विस कोई देनी है, तो उन चीज़ों को भी ये देखता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देयर आर एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ मनी लीडिंग ऑपरेशन इन इंडिया। मनी लीडिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो लिटरेचर जो हमारा बेसिकली जो बुद्धिस्ट पीरियड से है तो उससे भी पता चल रहा है कि बैंकिंग संबंधित एक्टिविटीज़ हमारी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली होती थी। बेसिकली अगर हम बात करें तो बैंकिंग संबंधित एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे से चैनलाइज करने के लिए हमारे पास जो है वो आरबीआई एक्ट बनाया गया है। स्वतंत्रता से पहले हमारी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारे बैंक जो हैं वो मेनली अर्बन और जो है ओरिएंटेड थे, और रूरल ओरिएंटेड नहीं थे। वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो जैसे होते थे ना साहूकार प्रथा एंड ऑल, वहाँ से जो है अपना काम चलाते थे। साथ ही साथ जो है वो फिर हमारे डिफरेंट फेजेस आने लगे। तो हमारी बैंकिंग में बेसिकली एक इवोल्यूशनरी फेज़ आया जो 1950 से पहले का था। फिर उसके बाद फाउंडेशन फेज़ आया 1950 से 1968 के बीच में। एक्सपेंशन होने लगी 68 से 84 तक, और उसके बाद जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ आया 84 टू 90। उसके बाद हमारा जो है अभी रिफॉर्मेटरी फेज से है 1990 ऑनवर्ड। तो अगर हम बात करें कि जो हमारी बेसिकली प्रायर टू रिफॉर्म्स द इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स, तो इसमें हम इसमें जो फीचर्स हैं इसमें क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन किया गया, इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर बनाया गया, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर सेट किए गए, और हाई रिजर्व रिक्वायरमेंट की आपने जो भी पैसा आ रहा है सारा लोन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको पैसे को थोड़ी सी मात्रा आपने रखनी भी है ताकि जैसे कोई डिपॉजिटरी अपने पैसे को मांगने आए तो उसको ना करनी पड़े। साथ ही साथ जो है टेक्नोलॉजी हमारे पास उस टाइम पे घटिया थी, थोड़ी उतनी हाईटेक फैसिलिटी नहीं थी। और उसके बाद जो है हमें इस वजह से जो है एक चीज़ और भी थी कि हमारी जो कस्टमर सर्विस थी वो उसकी क्वालिटी पुअर रह रही थी। अभी भी है, आप जाना कभी एसबीआई की ब्रांच पे जाओगे तो देखना वो लोग कितना बिजी होते हैं। वो लोग जो है प्रॉपर सर्विस दे नहीं पाते क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इनएबिलिटी टू फेस द कंपटीशन, जो बैंक बहुत अच्छे थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे, और जो कुछ बैंक थे तो वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो फैसिलिटीज़ को प्रॉपर देख पाएँ। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो क्या वजह पड़ी कि हमें जो है सुधार करना पड़ा, बैंकिंग सेक्टर में फेजेस लाने पड़े। तो इसमें ऑब्जेक्टिव ये था इम्प्रूव करना बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस को, साथ ही साथ ब्रिंग करना ट्रांसफॉर्मेशन चेंज को, और साथ ही साथ जो हमारे इंडियन बैंक थे उनकी जो इंटरनेशनली जो कॉम्पिटिटिवनेस थी उसको बढ़ाना, इंटरनेशनल लेवल पर वो जो है वो कंपटीशन करें। और जो क्रेडिट जब हम उधार देते थे किसी को तो उसकी जो रिजिडिटीज़ थी, जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनको कम करना। साथ ही साथ जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम था उसको जो है थोड़ा सा स्मूथ बनाना, और उसके नॉर्म्स को थोड़ा जो है वो फेथेबल बनाना, मतलब लोगों का फेथ हो बैंक के ऊपर, क्योंकि वो अपनी जो है वो पूरी जीवन पूंजी की कमाई उसको या पूरी कमाई उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था। उसके बाद जो है थ्रस्ट ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म जो है इसमें क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर बॉटलनेक, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया गया न्यू प्लेयर एंड इंस्ट्रूमेंट्स को, जो है फ्री प्राइसिंग ऑफ फाइनेंशियल असेट, रिलैक्सेशन दे दी गई क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में। साथ ही साथ ट्रेडिंग को और जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रैक्टिसेस थी उनको इम्प्रूव किया गया, एंड प्रमोशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंश्योरिंग टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फेज था, अब ये रिफॉर्म्स कैसे आए थे ये आप ध्यान रखना, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो बात इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी, आप इसको जो है नोट करते चलना। फर्स्ट फेज जो रिफॉर्म था वो सबसे पहले कमेटी कौन आई थी, नरसिम्हा कमेटी। मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाता है, नरसिम्हा कमेटी आगे बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म होगा। हेक्सलर जो है वो थ्योरी किसने हेक्सलर ने कौन सी थ्योरी दी है, इस तरह से मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ध्यान रखना है नरसिम्हा कमेटी जो है वो हमारे फर्स्ट फेज के जो बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स हुए थे उनसे संबंधित है। तो उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट आता है, जस्ट
ये जो है 14 अगस्त 1991 को जो है वो कमेटी फॉर्म की गई थी और इसमें नरसिम्हा कमेटी का जो लक्ष्य था जिसके लिए इसको बनाया गया था वो था कि एंश्योर करना जो बैंक्स की जो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको, साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स का क्या रोल है, उनका काम करने का तरीका, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, उस चीज़ को देखना और जो प्रोफेशनलिज्म है इन द बैंकिंग सेक्टर वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस चीज़ को यहाँ पे कैरी करना। इसके बाद जो है कमेटी में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम इसमें जो है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम ये बनाई गई। इसमें इन्होंने क्या किया, जो चीज़ें लाई तो इन्होंने कमर्शियल बैंक्स के हेल्थ के ऊपर बात की और साथ ही साथ बोला कि जो उनकी फंक्शनिंग है वो एफिशिएंट है, प्रॉफिटेबल है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करे हाई लेवल की कमेटीज़। तो नरसिम्हा ने इस चीज़ को जो है वो टेक ओवर किया और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने बोला कि फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव किया जाए और जो कॉस्ट पड़ती है हमें बैंकिंग सर्विसेज के लिए उस कॉस्ट को देखा जाए। साथ ही साथ बैंक के डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिपॉजिटर का रोल भी निभाता है वो, एजेंट की भूमिका भी निभाता है, तो उन रोल्स को वो कैसे प्ले करे एट अ टाइम, तो उसके लिए एक जो है वो बैलेंस्ड चीज़ जो है वो रखी जाए। इम्प्रूवमेंट इन फाइनेंशियल हेल्थ की बात की इन्होंने और साथ ही साथ एक बोली कि ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब उनको छुपाना नहीं है, उनको पब्लिश करना है ऑफिशियली। बैलेंस शीट रिक्वायर्ड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, और जब भी मांगी जाए तो उसको छुपाना नहीं है। तो बेसिकली आरबीआई ने फिर मॉडिफाई कर दिया था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट इन द बैंक्स इन 1992 को। इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथन पे जो है बात की गई कि जो भी इंस्टीट्यूशन है उनकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर वे से देखनी है। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी रिफॉर्म्स हैं वो बेसिकली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे उनको स्ट्रेंथ करने के लिए ही थे। असेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड की भी बात की गई कि आपको जो है एक ARF जो है वो इस्टेब्लिश करना है, तो असेट्स रिकंस्ट्रक्शन फंड रखना है कि अगर कोई हमारी असेट NPA हो जाती है तो उसको जो है कैसे हम रिकंस्ट्रक्ट करें। जैसे कि हम अकाउंटिंग में करते हैं ना कि डेप्रिशिएशन अकाउंट हमने रखा होता है कि जैसे संपत्ति एकदम से डेप्रिशिएट हो जाएगी तो नई संपत्ति खरीदने के लिए डेप्रिशिएशन अकाउंट नामक गुल्लक में हमने पैसे रखे होते हैं, तो वैसा यहाँ पे भी होना चाहिए। और जो हमारी डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट है उस पे बोला गया कि जो CRR है वो एज जो है वो एक प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है हमारे बेसिकली मॉनेटरी क्रेडिट सिस्टम को जो है वो डील करने का। और इसमें जो है क्रेडिट प्रोग्राम्स को डायरेक्ट किया गया कि उधार के लिए जो है हमें प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च करने चाहिए। जैसे जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हमने जो है लोन देना है, लोन को ज़्यादा सब्सिडीज़ पे देना है, कम रेट पे देना है, इस तरह से जो है बातें यहाँ पे की गई। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो इसमें जो है मेजर हम बात करें तो जो हमारी रिकमेंडेशंस थी ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट वो थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ब्रॉडली डिटरमाइन करने के लिए छोड़ दिया जाए मार्केट फोर्सेस पे। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना जब ज़रूरत पड़े तो उसको आरबीआई उसमें जो है इंटरफेयर करे। और एक था कि जो बैंक रेट है वो बेसिकली एंकर रेट होता है जो कि हमारे बाकी रेट्स को जो है मतलब एक रोल जो मेन रोल रहता है ना वो इंटरेस्ट रेट का रहता है, बाकी रेट्स को जो है वो ये लीड करता है। और आरबीआई जो है वो होली सोली एक अथॉरिटी है जो कि इंटरेस्ट रेट के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इंटरफेयर करे। ऑन स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक जो है बोला गया कि सस्टेनेबल रिडक्शन जो है इन नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो थ्रू होनी चाहिए मर्जर एंड एक्विजिशन के थ्रू। और साथ ही साथ जो ड्यूल कंट्रोल है आरबीआई का, आरबीआई जो है और बैंकिंग जो डिवीज़न होती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों का कंट्रोल रहना चाहिए बैंकिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको फ्री किया गया, ऑटोनोमस उनको किया गया और उसके बाद जो है असेट्स जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं या कंस्ट्रक्शन फंड्स हैं उनकी बात की गई यहाँ पे। तो बेसिकली नरसिम्हा जो कमेटी थी उसकी जो रिपोर्ट आई तो उसमें स्ट्रेंथ जो मेन चीज़ें बोली गई, इन कंक्लूडेड चीज़ मैं अब आपको बता रही हूँ, आप इसमें देख लीजिए। बैंकिंग सेक्टर को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की गई, स्ट्रेंथनिंग बैंकिंग सेक्टर, असेट्स की क्वालिटी, सिस्टमेटिक एंड मेथड्स इन बैंक, स्ट्रक्चरल इशू होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कोई बैंक अपनी मर्जी से इशू कर रहा है, सबके लिए सेम पैरामीटर। और एक जो है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होनी चाहिए, तो उस टाइम पे नहीं थी टेक्नोलॉजी, जैसे पीसी इतने अच्छे नहीं थे, सॉफ्टवेयर इतने अच्छे नहीं थे। स्ट्रेंथनिंग इन बैंकिंग आप समझ के गए होंगे, इसमें कैपिटल एडुकेसी की बात की गई, रिस्क जो है वो हमें वेट उसका करना है, ज़्यादा रिस्की जो है हमें जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करनी है। और
मिनिमम जो हमें कैपिटल टू रिस्क असेट रेशो जो है वो मैनेज करके चलनी है। असेट की क्वालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है हमें कम करनी है। साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ द असेट को, पोर्टफोलियो को, एडवांसेस को जो है हमने गवर्नमेंट गारंटीज के अंडर कवर करना है। और सिस्टम्स एंड मेथड्स इन बैंक में बोला गया कि जो हमारी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं तो उनको जो है वो हमने होने नहीं देनी है, हमें पहले ही उनके ऊपर चेक करनी है, ऐसे पैरामीटर रखने हैं कि पता लग जाए कि कौन सी असेट जो है हमारी नॉन परफॉर्मिंग में जा सकती है। साथ ही साथ जो है स्किल्ड मैन पावर हमने रखनी है। और दूसरी बात बोली गई कि जब भी हमें लगता है कि हमें जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन है या अन्य किसी जगह पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी या कोई चेंज करने की जरूरत है तो हम कर सकें। स्ट्रक्चरल इशू में जो है बेसिकली बात की गई कि जो हमारी स्ट्रक्चर है बैंकिंग का, सेक्टर का, जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया, वो सेम स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कन्फ्लिक्टिंग ये नहीं रहना चाहिए। और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो कि ज़रूरी थी कि नई टेक्नोलॉजी जहाँ से हम कैच कर सकते हैं उसको जो है हम कैच करें। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो मेजर बोला गया कि डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट की बात की गई थी। और साथ ही साथ जो है जो रिजर्व हमारा डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट में बोला गया कि फ्रीली जो है जो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मनी होती है, उस पे जो है छोड़ दो, लेकिन जब लगे कि नहीं बहुत अब जो है गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा तो आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो इसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। और जो हमारी रिजर्व रिक्वायरमेंट है, अगर लगता है कि उनमें हमें रिकमेंडेशन रिडक्शन करनी है तो नरसिम्हा कमेटी ने बोला कि आप रिजर्व रिक्वायरमेंट्स जो कमर्शियल बैंक्स की होती है उसमें आप कमी भी कर सकते हैं। और मेजर्स टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी इन बैंकिंग सेक्टर की बात की गई कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर के जो कॉम्पिटिटिव एफिशिएंसी है उसको आप इम्प्रूव करिए। और प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात भी इसमें की गई थी। नरसिम्हा ने बोला था कि जैसे हमारा क्लासिफिकेशन में कहीं बैड डेट्स का हमें जो है प्रोविजन लग रहा है, या हमें जो है कनेक्टेड कोई लीडिंग लग रही है, या रिस्क कॉन्सेंट्रेशन कहीं पे लग रहा है, तो उस चीज़ को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कहने की बात यह कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है बैंकिंग सेक्टर के जो नॉर्म्स हैं। ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, हमारी जो जितने भी हमारी फाइनेंशियल असेट्स हैं ना, वो इंटरनेशनल जो अकाउंट्स के स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी मीट करें, इंडिया के लिए बात की गई थी। उसके बाद रिसेंट मेजर्स टुवार्ड्स रिफॉर्म्स बैंकिंग, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए जो अभी रिसेंट के जो मेजर्स हैं तो उसमें आरबीआई ने जो है लिबरलाइज कर दिया गया है नॉर्म्स ऑफ इशू एंड प्राइसिंग ऑफ शेयर्स को। और साथ ही साथ हम बात करें तो जो बैंक है, बैंक कैन इशू स्मार्ट कार्ड्स, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले जो स्मार्ट कार्ड हैं उनको वो इशू कर सकते हैं। और जो है जून 1 2002 से जो है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ को जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग जो हमारे आरआरबीज हैं, आरआरबीज इसमें नहीं आएंगे, हैव बीन एडवाइज टू मेंटेन विद आरबीआई अ CRR ऑफ 5% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो कैश रिजर्व रेशियो उनको 5% एटलीस्ट करनी ही है आरबीआई के पास। नरसिम्हा सेकंड फेज, नरसिम्हा को ही ये जो है वो काम दिया गया और नरसिम्हा कमेटी सेकंड बनी जिसमें सेकंड फेज के रिफॉर्म्स जो है वो किए गए। तो दूसरे फेज के रिफॉर्म्स के लिए, सुधारों के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता भी नरसिम्हा राव ने ही करी थी 1998 में। तो बेसिकली इन्होंने जो है सेम वही चीज़ें जो उन्होंने पहले बोली थी, जो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, उनके ऊपर मेन फोकस किया। सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि जो बैंक हैं इंडिया में उनको जो है स्ट्रेंथन किया जाए। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पे इन्होंने जो है वो फोकस किया। और साथ ही साथ कैपिटल एडुकेसी रेशियो की, जो भी बैंकिंग सेक्टर में कैपिटल लगी है तो उसकी एक एडुकेट रेशियो जो है वो इंडियन बैंक्स में रखनी है। और उसमें उस टाइम पे इन्होंने रेट दिया था 9%। नैरो बैंकिंग, उस टाइम पे बैंकिंग सिस्टम जो है वो इतना जो है वो फलीभूत नहीं हुआ था, मतलब इतना अच्छा जो है वो प्रॉस्पेरियस नहीं था, उसको बहुत सी दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ रही थी। और मेन दिक्कत थी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की, तो जिसकी वजह से हमारा एनपीए जो है वो 20% हो गया था। जो असेट्स है ना, 20% असेट्स जो है वो एनपीए हो गई थी। और बैंक की ओनरशिप की बात वहाँ पे थी, तो बैंक्स जो है वो फ्रीली जो है ऑटोनोमस बॉडी की तरह पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने जो है रिव्यू किया बैंकिंग लॉज को, और बेसिकली इन्होंने बोला कि देखिए जो है बैंकिंग सेक्टर में जहाँ पे लगता है आरबीआई को इंटरफेरेंस करनी चाहिए और एनपीए कम से कम होने के लिए नॉर्म्स जो है बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा आ गया यूनिवर्सल बैंकिंग। यूनिवर्सल बैंकिंग जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बैंक प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ कंप्रहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज।
इंक्लूडिंग दोज टेलर्ड टू रिटेल, कॉमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। तो यूनिवर्सल बैंकिंग का जो सिस्टम है ये अभी का न्यू जो हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है, मतलब एक बैंक जो है वो सिर्फ जमा को स्वीकार करना और आगे जो है लोन के तौर पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ही नहीं करेगा। एक बैंक जो है वो रिटेल, कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट सारी सर्विसेज को टेक केयर कर सकता है। तो उसको यूनिवर्सल सब तरह की सर्विसेज इंक्लूड करना। यूनिवर्सल बैंकिंग कंसिस्ट ऑफ रिटेलिंग, ठीक है, रिटेल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड होलसेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में अगर हम बात करें तो सेविंग अकाउंट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गया, क्रेडिट हो गया ना, सेफ डिपॉजिट हो गया। इन्वेस्टमेंट में सेट मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग हो गई, और होलसेल में हम बात करें बोरोइंग, लैंडिंग जो हमारी चलती है। तो बेसिकली सर्विसेज में यहाँ पे जो है सारी सर्विस, डिपॉजिट की सर्विस, लोन की, क्रेडिट की, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन की सर्विसेज इंक्लूड की गई। तो इससे जो है व्हाट बेनिफिट्स डज इट प्रोवाइड, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे करने से जो है बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होंगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं, मैन पावर है, अन्य रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन होना लगेगा। वन स्टॉप शॉप, जो जैसे हम बोलते हैं ना कि हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, क्यों जाते हैं, ताकि हमें 10 दुकानों पे ना नाचना पड़े। तो इसमें जो है हमारा जो बैंक है वो भी वन जो है एक स्टॉप शॉपिंग हो जाएगी। हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम जो है फंड को डिपॉजिट करने की बात करें, सब चीज़ें हमें एक जगह ही मिल जाएगी। पर इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ देखने को मिले कि हमें हमारी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है बैंक की वो बढ़ सकती हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट प्रॉब्लम आ सकती है, रिस्क ऑफ फेलियर भी देखने को मिल सकता है, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कई बार उनकी स्ट्रिक्टनेस जो है वो हमारे काम को प्रॉपर वे से चैनलाइज करने में हमें दिक्कत क्रिएट करती है। और इसमें एक बात और थी कि कोई एक ऐसा बैंक जो कि अन्य बैंक्स को वैसे ही दबा के चल रहा है। आपको पता है कुछ एक लीडिंग बैंक है हमारे, है ना, जैसे एसबीआई है, लीडिंग बैंक है, तो वो बैंक जो है कहीं ना कहीं मोनोपोली पावर में आ जाएंगे, बैंकिंग सेक्टर में वो मोनोपोली रख लेंगे। तो दो चीज़ों के बीच में यूनिवर्सल बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग्स में अंतर आप समझ लें। कमर्शियल बैंकिंग में बेसिकली प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो है हम बैंकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और जो यूनिवर्सल बैंकिंग है उसमें बैंकिंग एक्टिविटीज़ के साथ साथ जो हमारी रिटेल या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद सम यूनिवर्सल बैंक्स, ये एग्जांपल आप देख लीजिए, HSBC है, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका है। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में ICICI बैंक है, IFCI है, एक्जिम है, IDBI है। यूनिवर्सल बैंकिंग इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मार्च 2002 में जो है ICICI मर्ज्ड हो गया था विद ICICI बैंक एंड बिकम अ फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना कि फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक इन इंडिया कौन था, ICICI। तो उसके बाद जो है 1998 में 2 रिपोर्ट्स मैंशनड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बैंक। तो नरसिम्हा जो है 1998 में जो है ये यूनिवर्सल बैंकिंग कहाँ से आई थी, जो हमारी नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट्स थी, सेकंड टाइम के जो रिफॉर्म्स थे, सेकंड फेजेस के जो रिफॉर्म्स थे, तो उसमें नरसिम्हा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। और एक जो है क्वेश्चन ये भी आ जाता है, आप इसको ध्यान रखना, SH खान जो कमेटी रिपोर्ट है वो, और एक अगर आपको याद होगा तो जो हमारी गांगुली कमेटी थी वो किससे संबंधित थी, CSR में बताया था मैंने आपको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो बैंकिंग सेक्टर की जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, उसके लिए बनी थी वो गांगुली कमेटी। तो वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखना है ना। एक नरसिम्हा खान कमेटी, कई बार मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो ऐसे भी आ जाता है कि इनमें से कौन से बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कमेटी नहीं है, तो जो ऑड वन होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये SH खान कमेटी जो है ये भी हमारी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से संबंधित कमेटी। तो इन दोनों ने ही यूनिवर्सल बैंकिंग को अप्रोच किया था कि यूनिवर्सल बैंकिंग जो है वो इंडिया में होनी चाहिए, तभी बैंक्स का जो है वो ज़्यादा उत्थान होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ऑपरेशनल एंड रेगुलेटरी इशू ऑफ RBI की हम बात करें तो इसमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब एक यूनिवर्सल बैंक के तौर पे काम करते हैं तो उनको जो है बेसिकली कुछ रिजर्व की रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे मिनिमम इतना रिजर्व आपके पास होना चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ को करने के लिए, जैसे बैंकिंग एक्टिविटी तो ऑलरेडी वो कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एंड अन्य जो एक्टिविटीज़ होगी उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी उनको, और नेचर ऑफ सब्सिडीज़ भी उनको
रखना पड़ता है और कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती है और ये काम करने के लिए उनको लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है और उसके लिए उनकी असेट्स इन इंडिया भी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर ट्रेंड्स। तो फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जो है अभी राइट नाउ जो है हमारा यूनिवर्सल बैंकिंग की तरफ सभी बैंक्स का जो है वो रुझान है। तो बेसिकली जो आईसीआईसीआई बैंक है वो जो है वो बहुत से अवार्ड भी प्राप्त कर चुका है। अभी आप बात करें तो इसको जो है सेकंड बेस्ट रिटेल बैंक इन इंडिया इन 2003 में जो है वो रिवॉर्ड मिला हुआ है। तो